अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजिया नियाजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान की अहमियत क्या है? इस दौरे के रीजनल सिक्योरिटी पर क्या असरात मुरतब होंगे? अमरीका और इसराइल समेत मगरबी दुनिया ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान को कैसे देखेगी? इस दौरे की टाइमिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या पाकिस्तान और ईरान के दरमियान होने वाले तिजारती मुआहदों पर अमल दरामद मुमकिन होगा? क्या दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई के मामले पर पाकिस्तान और ईरान एक पेज पर मौजूद हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई होगी? सबसे बढ़कर पाक ईरान ताल्लुकात को मुस्तकबिल में किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? इन तमाम टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर सीनियर तज्ज़ियाकार ज़फ़र साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज ईरानी सदर ने बड़ा मसरूफ दिन गुजारा। लाहौर एयरपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया। मिज़ार इकबाल पर उन्होंने हाज़िरी भी दी। फिर उसके बाद वो कराची के लिए रवाना हुए और वहाँ पर सिंध की आला सियासी क़यादत से मुलाकात भी की, गवर्नर सिंध से भी मुलाकात की। आप ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान को कैसे देखते हैं? कितना इंपॉर्टेंट है स्पेशली इसकी टाइमिंग्स? देखिए, टाइमिंग तो इम्पोर्टेंट ज़रूर है, इसलिए कि जब ये दौरा को इनको जब दावत गई थी हमारे तरफ से, मेरे ख्याल में 2 महीने पहले थी, तो ये शायद ये शुरू हो गया था गाज़ा का जो हमला है, मगर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए और उनके लिए ये मेरे ख्याल में दावतनामा उस वक्त गया था जब हमारा और उनका झड़प हुआ था, और जिसमें उन्होंने भी कुछ मिसाइल्स मारे थे हमें और हमारे भी कुछ मिसाइल हुए थे। तो मेरे ख्याल में उसके बाद फैसला ये हुआ कि मुलाकात हो और ये लड़ाई जो है ये ख़त्म हो और बातचीत हो, और देखें कि हम अपना जो गुड नेबरली रिलेशंस हैं उसको कैसे मामूल पे ले आए। तो मेरे ख्याल में ये ओरिजिन जो है इस विजिट का वो था, बैकग्राउंड वो था। ठीक है, ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के रीजनल सिक्योरिटी पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, बात असल ये है कि हम सब चाहते थे कि ये जो टेररिज्म है बॉर्डर पे उनका और हमारा, मैं समझता था कि इस पे बातचीत होनी चाहिए, और पहला दिन जो उनका गुजरा और शहबाज शरीफ से जब बातचीत हुई उसके बारे में पता नहीं चला कि इस पे क्या बात हुई है, मगर बाद में जो स्टेटमेंट जो निकला था उस पे कहा था कि ये बातचीत हुई थी, मगर क्या हुआ था? मिसाल के तौर पे ये बॉर्डर का कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए मेरा ख्याल था कोई स्टेप्स लिए जाते जो लोगों को पता चलता कि कोलैबोरेशन हो रहा है, जॉइंट पेट्रोलिंग हो सकता था, एक जॉइंट फोर्स भी बन सकता था। ये देखिए, ये काफी नहीं है कि ये कहना कि नहीं होना चाहिए। हम सब जानना चाहते हैं कि आप इनको रोकेंगे कैसे, उनके बॉर्डर पे और हमारे बॉर्डर्स पे। तो वो सब तो खैर कुछ नहीं हुआ, मुझे नहीं पता कि एक्चुअल क्या अग्रीमेंट हुआ है, मगर ये कहना कि इस पे बातचीत हुआ, चलो इट्स अ गुड थिंग, मगर एक्चुअली क्या हुआ, क्या प्रैक्टिकली क्या होगा कि ऐसे वाकया फिर ना हो, तो इसके बारे में अब तक पता नहीं, शायद बाद में पता चले। मगरबी दुनिया लाली साहब इस दौरे को कैसे देखेगी, स्पेशली अमेरिका और इसराइल? अमेरिका और इसराइल तो मेरे ख्याल में आपको पता है का ईरान का सैंक्शंस हैं और वो नहीं चाहते कि हमारी रिलेशनशिप उनके साथ बढ़े। सबसे बड़ा उसका टेस्ट जो है, अब आप सोचिए तो सही, वो तैर रहे हैं तेल में, हम इधर बगैर तेल मर रहे हैं, और 75 साल 76 ईयर्स हो गए हैं बल्कि, और एक पाइपलाइन नहीं है, एक खंबा नहीं हमने उनके साथ मिलके बनाया कि इलेक्ट्रिसिटी आए, एक पाइपलाइन नहीं है जो गैस, या एक पाइपलाइन नहीं जो तेल आए। ये क्यों हो रहा है भाई? ये कैसे हो रहा है? ये किसका कसूर है? 1979 तक तो हमारे ऐसे अच्छे रिलेशनशिप थे कि उस वक्त क्यों नहीं हुआ? 47 से 79 32 साल में क्यों नहीं कुछ हुआ?
तो मुझे नहीं पता हु इज टू ब्लेम, मगर मैं समझता हूं कि हमारे इतने अच्छे रिलेशंस थे उनके साथ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तो खैर वो रेवोल्यूशन आ गई और उसके बाद रिलेशनशिप खराब हुई, उसके बाद उन पे सैंक्शंस आने लग गए। अब ये एक मुश्किलात हो गया है कि हिंदुस्तान उनसे तेल खरीद रहा है, नो प्रॉब्लम, और लोग खरीद रहे हैं उनके से तेल, कोई, बस हम जो हैं, हम एक हमसाया हैं जो अगर हमने उनसे कुछ किया तो अमेरिका फौरन कह देता है सैंक्शंस। बिल्कुल, काफी सैंक्शंस की आपने बात की। हम एक ये प्रोजेक्ट तो पूरा नहीं कर सके, लेकिन कल हमें एक चीज का यादा किया कि ईरान और पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर तक तिजारती हुजूम बढ़ाना है। आप इस अज़्म को किस तरह देखते हैं? क्या ये प्रैक्टिकल है, काबिल अमल है? क्योंकि आज तक हम ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर तो अमल दरामद नहीं कर सके। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो 2-3 बिलियन है, 2 बिलियन है, क्या ये 5 साल में 10 बिलियन हो जाएगा? ये चीजें अच्छा है कहने कि हम चाहते हैं कि इतना हो जाए, मगर चाहते हैं तो काफी नहीं है, करना पड़ेगा आपको कुछ। भाई क्या एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी इतनी, जो अब 2 बिलियन है वो 10 बिलियन हो जाएगा 5 साल में? व्हाट इज इट? हम क्या, हमारी क्या प्रोडक्ट चीज हम बना रहे हैं, क्या हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है जो इतनी बढ़ जाएगी कि हम इतनी चीजें सप्लाई कर सकेंगे उनको? उनका तो काफी है, उनके पर सैंक्शंस तो 15-20 साल से लगे हुए हैं, और वो तो अब टूथपेस्ट से लेके हर चीज ईरान में बनता है। हम तो उधर जब जाते हैं आजकल, आप यकीन करें, बिस्किट्स लेते हैं, फल, बिस्किट्स, पेट्रोल, क्या क्या हम नहीं लेते हैं उनसे। इसलिए ये 2 बिलियन है। मोस्ट ऑफ द ट्रेड उनके फेवर में है, हमारे वहां से क्या हम बेचते होंगे उनको? ठीक है, लेकिन हलाली साहब आप ये बताएं कि फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की हम बात करें तो एक तरफ हम अमेरिका के एलाए हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान की जितनी पॉलिसीज़ हैं वहाँ पे अमेरिका के डिसीजंस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। IMF का हमने आगे जाके पैकेज भी लेना है, वहाँ से भी उनका हमें चाहिए से। और दूसरी तरफ अगर हम ईरान की बात करें तो वो हमारे हमसाया हैं, उनका बॉर्डर लगता है, एनर्जी के प्रॉब्लम्स हैं, हमें सस्ती बिजली चाहिए, सस्ती गैस चाहिए, पेट्रोल चाहिए। सो कैसे बैलेंस करें? व्हाट अमेरिका पाकिस्तान शुड डू? देखिए, अमेरिका तो चाहता नहीं है ना कि आप उनके साथ कुछ करें, कोई चीज करें। अगर अमेरिका वाकई आपका दोस्त होता और आप देखता कि किस कीमत पे आपको पेट्रोल मिल रहा है सऊदी अरेबिया से, कतर से, कुवैत से, और देखता कि कितना नजदीक है ईरान और कितना ट्रांसपोर्ट में आपका पैसे बचते, तो वो ये नहीं कहता कि आप अगर हमारे सैंक्शंस को वायलेट करें तो हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे। ये क्यों कर रहा है हमारे साथ? ये इंडिया के साथ और चीन के साथ तो नहीं कर रहा है। इंडिया चीन की 300 बिलियन डॉलर की ट्रेड है, अमेरिका उनको तो नहीं रोक रहा है, बस हमें रोक रहा है, हमारे को पर सैंक्शंस लगाता है। देखिए, तो मेरा ख्याल ये है कि आपको फैसला करना पड़ेगा कि क्या ऐसा ही चलेगा मामला। अब बात असल ये है कि अमेरिका कहता है हमारी बात सुनो, नहीं तो तुम्हारे को IMF से पैसे नहीं मांगेंगे। तो चलिए, अगर आपका यही हालत है कि हर वक्त आप लोगों से मांग के पैसे लेंगे, खास तौर उन इदारे और इंस्टीट्यूशन जो अमेरिका के कंट्रोल में है, तो फिर अमेरिका की बात आपको सुनना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। मगर व्हाई आर वी इन दिस पोजीशन? हर वक्त हम यही पोजीशन में हैं। ये देखिए, मैं कितने दफे गया हूं ईरान, मैं आपको क्या बताऊं कि रफसंजानी साहब के साथ बीबी ने मुझे भेजा था, स्पेशल एनवॉय। मैं गया, उनसे मिला, मैंने उनको खत दिया बीबी का, तो कहने लगे यस मिस्टर एम्बेसडर, और बताओ। मैंने कहा जी, बात असल ये है कि हम और आपकी लड़ाई हो रही है बॉर्डर पे। आप अहमद शाह मसूद के साथ हैं, हम ये मुजाहिदीन के साथ हैं, हिकमत यार के साथ, हम उन सबको मदद कर रहे हैं। आप का फेवरेट वो है, और वो और इनका लड़ाई हो रहा है, तो इनडायरेक्टली हम लड़ रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं आपसे, आप क्या स्टेप्स प्रपोज कर सकते हैं कि पाकिस्तान और ईरान, इस नौबत पे तो हम आ गए हैं कि काइंड ऑफ अनऑफिशियल फायरिंग हो रही है। तो कहने लगा कि तो हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं क्या करें, आप हमारे बड़े भाई हैं, मैंने उनसे कहा, और मुझे इख्तियार है कि मैं मानूं आपके प्रपोजल्स, और अपने मेरे प्राइम मिनिस्टर को मैं जाके बताऊं कि आप पीस और दीज आर योर प्लान्स। तो मुझे टेबल को जोर से मार के कहा उन्होंने, क्यों हम एक एक से ऐसे बात पहले नहीं कर सके?
इसलिए कि मैंने कहा हम मानते हैं कि आपको पीस चाहिए, और हम मानते हैं कि आपके कंडीशंस जो होंगे ऐसे नहीं होंगे कि हम आपके छोटे भाई हमें कर ना पाए। उसने टेबल को थंप करके कहा कि जाओ वलायती से मिलो। वलायती उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर था। तो मैं गया वलायती के पास, तो कहने लगा तुमने क्या किया है भाई, हमारे प्रेसिडेंट को वो इतना खुश कभी नहीं हुआ है पाकिस्तानी को मिलके। मैंने कहा कुछ नहीं, सच मैंने वही कहा है जो मुझे कहा गया था, कहें उसको कि हम उनसे अब पीस चाहते हैं। जफर अली साहब, आखिर में बताइए कि ये ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान की आउटकम आप क्या देखते हैं? क्या ईरान क्या लेके जाएगा, पाकिस्तान को क्या मिलने वाला है, क्या अचीवमेंट है इसमें, क्या ऑप्टिक्स आपको नजर आ रहे हैं? दो तीन चीजें हैं जी। एक चीज तो ये है कि हम पूरी कोशिश, हमने उनको बता दिया होगा कि आप रुकावट सिर्फ एक है, अमेरिकन सैंक्शंस, और इस वक्त मेरे ख्याल में हमारे पास इतना इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है कि हम अमेरिका को डिफाई करें। इसलिए हमने एक IMF प्रोग्राम जो खत्म हो रहा है उसे $1.1 बिलियन अभी चंद दिनों में आना चाहिए, और फिर नया प्रोग्राम इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ को वो होगा, वो 6 से 8 बिलियन डॉलर हैं। तो इस वक्त हम कुछ ऐसी चीज नहीं करेंगे जो अमेरिका को हम नाराज है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि हिंदुस्तान आपके मुल्क में, ये यादव इज एन एग्जाम्पल, उधर से उनके जो कॉन्सुलेट्स हैं हमारे बॉर्डर जाहिदान और इधर उधर उनके कॉन्सुलेट्स, और इंडिया का रॉ जो है उधर से इन लोगों एजेंट्स भेज रहा है, फाइनेंस कर रहा है, आर्म कर रहा है, उधर से प्लानिंग हो रही है इनके खिलाफ। इसका आप कुछ करें। अब मुझे नहीं पता कि क्या करेंगे और क्या अग्रीमेंट है। जैसे मैंने आपको कहा, पेट्रोलिंग, क्या आप ही पेट्रोलिंग करते रहे और वो आते रहे खुला? या तो जॉइंट पेट्रोलिंग हो या जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो। अगर बॉर्डर्स आए, एक दफे तो हमने एक पे हथियार मारा है, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या इवॉल्व प्रोसीजर इवॉल्व किया, क्या ऑपरेशनल हमने एग्रीमेंट की है उनके साथ जो रोक सकेंगे, और क्या उन्होंने हमें क्या कहा है कि कैसे वो दे विल मेक श्योर कि हिंदुस्तान उनका दोस्ती को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा और उसमें हमारे TTP के लोग नहीं भेजेगा। ये सब चीजें हमें सोचना चाहिए। ये सब चीज बहुत शुक्रिया सर। नो डाउट कि दोनों मुल्कों के लिए दहशतगर्दी और बॉर्डर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाजरीन, पाकिस्तान को किस किस्म की टैक्स रिफॉर्म्स की जरूरत है? कैसे टैक्स नेट में इजाफा किया जा सकता है? क्यों FBR 31 लाख रिटेलर्स की टैक्स रजिस्ट्रेशन करने में नाकाम दिखाई दे रही है? क्या FBR की डिजिटलाइजेशन से टैक्स चोरी को रोका जा सकता है? टैक्स मुकदमात में गैर जरूरी अल्तवा को खत्म करने के लिए हुकूमत को क्या इकदाम करने होंगे? कौन FBR में मौजूद करप्ट अफसरान का दिफा कर रहा है? पाकिस्तान के लिए IMF का नया बेल आउट पैकेज कितना जरूरी है? क्या इस नए बेल आउट पैकेज की कीमत सिर्फ आम आदमी को अदा करनी पड़ेगी? क्या सियासी क़यादत माशी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए अपने तर्ज हुक्मरानी पर भी गौर करेगी? इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। टैक्स रिफॉर्म्स पर बात करने से पहले हम पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा जो टॉपिक है IMF का नया बेल आउट पैकेज है, आपकी नज़र में IMF का नया बेल आउट पैकेज पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है? अगर आप थोड़ा सा 6-8 माह पहले चले जाएं तो पाकिस्तान में देयर वाज लाइक अ डिफॉल्ट सिचुएशन। IMF का एक प्रोग्राम जो हमने उनके साथ एंगेज किया हुआ था वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। फिर एक प्रोग्राम होता है, अब आप उसका इफेक्ट देख लीजिए। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब से नीचे चले गए थे, वो आज $8 अरब पे हैं। बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने तकरीबन $1 अरब की एक यूरो बॉन्ड की पेमेंट अभी रिसेंटली की है। पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारा है वो $4 अरब के करीब था पिछले साल पहले 8 माह में। इस साल का जो फिस्कल ईयर अब चल रहा है उसमें यही बैरूनी खसारा पहले 8 माह में $1 अरब पे आ गया था, अब और 500 मिलियन कम होके $500 मिलियन रह गया 9 माह में। तीसरी बात, अगर आप इन्फ्लेशन को देखें तो वो टेपर डाउन कर गई है। ये नहीं है कि जरूरी है मतलब 38% बहुत हाई थी, 20-21% भी हाई है, बट टेपर डाउन कर गई। ये टिपिकल इफेक्ट है फ्रॉम बीइंग इन IMF प्रोग्राम और एन एंगेजमेंट विद द IMF। अब भी वहीं खड़े हैं। इस साल $24 अरब के करीब इकट्ठे करने थे, आई थिंक $2-3 अरब रह गए हैं, बाकी तकरीबन सब कुछ हैंडल हो गया। अगले साल शाहजिया फिर आपको इतने ही रकूम की जरूरत है। बगैर IMF की अम्ब्रेला के आप ये काम नहीं कर सकते। दैट इज वाई IMF इज अ गिवन।
इसके अलावा मुल्क को चलाना एक इम्प्रूडेंट पॉलिसी होगी। सो दैट्स वन थिंग। बट सिर्फ यही काफी नहीं है। पाकिस्तान ये 24वां प्रोग्राम कर रहा है। हमें थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि ऐसी क्या वजह है कि हम 24वीं बार आईसीयू के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के पास जा रहे हैं, और इस हालत में जा रहे हैं कि इनमें से जिंदगी में एक प्रोग्राम कंप्लीट किया है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का, जो अब आप मांगने जा रहे हैं, बाकी सारे इनकम्प्लीट छोड़ के आ रहे हैं। सो पाकिस्तान का जो रिफॉर्म पाथ है वो हम ना कभी डिफाइन कर पाए हैं खुद, और ना ही उसको इम्प्लीमेंट कर पाए हैं। मैं आज भी कहता हूं कि ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि आपने आईएमएफ के साथ आखिर क्या एंगेजमेंट करनी है। आईएमएफ तो आपको एक जिसे कहेंगे सेट पैटर्न पे एंगेजमेंट बता ही चुका है, पर आप बताइए कि आपका क्या फ्रेमवर्क है। क्या आप ग्रोथ में करना चाहते हैं, शरह नमू बढ़ाने के लिए? क्या आप इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम और गैस सेक्टर में करना चाहते हैं? आप क्या प्राइवेटाइजेशन में बियॉन्ड पीआईए करना चाहते हैं? आप टैक्स नेट जैसे आपने बात की, इसका मतलब ये है कि क्या मुल्क है ये 9% टैक्स टू जीडीपी रेशियो है एफबीआर का। आपका जो साथ वाला मुल्क है जिसके साथ अगर आप एक ही टाइम पे हम दोनों आजाद हुए थे, तो वो इस वक्त 18% पे है। अब आप खुद बता दीजिए कि आप कैसे इसको आगे लेकर चलना चाहते हैं। नो डाउट कि आईएमएफ का ये पैकेज पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पाकिस्तान की मईशत है उसको वेंटिलेटर पे वो ज़रूर लेकर आई है, और ये नया पैकेज जो बेल आउट पैकेज है ये उसको थोड़ा सा सहारा ज़रूर दे रही है। लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि इस नए बेल आउट पैकेज की शराइत का आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्योंकि बिजली पहले महंगी हुई, गैस महंगी हुई, पेट्रोल महंगा हुआ। आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक चीज कही थी कि या तो एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म कर लें, यानी कि अपना तर्ज जिंदगी पूरी तरह बदल दें, तो फिर तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मालियाती खसारा कम कर रहे हैं पर टैक्सेशन बढ़ाकर नहीं कर रहे, बल्कि ज्यादा रिलाई कर रहे हैं आप कि किस तरह आप अपने एक्सपेंडिचर्स को, यानी कि अपने खर्चों को संभाल सकते हैं। उसमें पेंशन का रिफॉर्म है, डेट का रिफॉर्म है, पाकिस्तान की सब्सिडी का रिफॉर्म है, पाकिस्तान की शेयरिंग ऑफ सब्सिडी, टारगेटिंग ऑफ सब्सिडी, जो सब्सिडीज ऐसे तबकात को टैक्स कंसेशन जा रही हैं वो हटाने का रिफॉर्म है। क्या आप ये सब कुछ कर सकते हैं? अगर तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो फिर बोझ जो है वो आम आदमी पर कम हो जाएगा और बोझ डिस्ट्रीब्यूट उन पर कम हो जाएगा। बिल्कुल, आपने टैक्स नेट की बात की है, तो हुकूमत ने 31 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की लिए ताजर दोस्त स्कीम के नाम से रजिस्ट्रेशन का आगाज भी किया था। 30 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन का टाइम खत्म हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 अप्रैल तक 50 से भी कम ताजरों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। ये स्कीम क्यों कामयाब नहीं हुई? 31 लाख जहां पे टारगेट हो और आप देखें कि 50 से भी कम आप ताजर को लेकर आ सके हैं इसमें, ये स्कीम क्यों कामयाब नहीं हुई? क्यों हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने में नाकाम है? क्या वजह है इसके पीछे, इस फेलियर के पीछे? यू थिंक कि विल की कमी है, डायरेक्शन ठीक नहीं है? हमने जनवरी में लिख के दिया था आईएमएफ को कि हम ये काम करेंगे। अब आप ये देखिए ना कि हर काम, हम आईएमएफ को बुरा भला तो बहुत कहते हैं, बट हम हर काम जब तक फंड हमसे करवाता नहीं है हम खुद नहीं करते। जनवरी में हमने कहा था कि हम ये रिटेलर की स्कीम को लॉन्च दुरुस्त। सो अब आपने अप्रैल में जाके वो लॉन्च किया। आई थिंक इसमें कई बातें ऐसी हैं जिसको दोबारा रिव्यू करनी। पहली बात तो ये है कि ट्रेड कम्युनिटी पाकिस्तान में जो है वो तैयार नहीं हो रही है कि उनसे एक छोटा सा भी टैक्स लिया जाए, और वो ये बात ही मानने को तैयार नहीं है कि उनका एक इतना बड़ा शेयर है जीडीपी में, और ये जो 30-35 लाख रिटेलर है जिसमें से हार्डली 2-3 लाख ऐसा है जो इनकम टैक्स के लिए रजिस्टर्ड है कि उसको टैक्स में लाना है। एक तो ये बात है। सो आई मीन दैट इज आई थिंक समथिंग, उनका माइंडसेट तब्दील करने के लिए बोथ कैरेट एंड स्टिक को यूज करना पड़ेगा। कैरेट ये है कि आप उनको ऐसा टैक्स निजाम दें जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, नंबर 1, आसान निजाम हो। नंबर 2, पाकिस्तान में जो हरासमेंट है उसका आंसर कम से कम हो। नंबर 3, टैक्सेस इतने लो लेवल से शुरू करें कि वो आने में उनको दिक्कत ना हो। दूसरी बात यह है कि इसका जो कैरेट तो ये हो गई, पर स्टिक इतनी सख्त हो। अगर ये नहीं करेंगे तो आपने इतनी दफा कह दिया कि हम आपके मोबाइल बंद कर देंगे, कर दीजिए। आप टैक्स के निज़ाम से इतने मुंसलिक हैं लोग जो समझते हैं इस बात को, उनके बैंक अकाउंट्स का डेटा लीजिए और बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दीजिए, कर दीजिए। दूसरी बात हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होगी, स्टिक इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्स लेना सबसे बड़ा जिसे कहते हैं फंक्शन है एनी फंक्शनिंग स्टेट का। स्टेट चल ही नहीं सकती, और पाकिस्तान की स्टेट की ना चलने की, आईएमएफ पे डिपेंडेंस की, बाहर के पैसे मांगते फिर रहे हैं दुनिया से, सबसे बड़ी वजह यह है
कि टोटल 9-10% टैक्स का टैक्सेस और नॉन टैक्सेस की मद में कलेक्ट करते हैं, और प्रोविंसेस 1% भी नहीं कलेक्ट करती, जबकि प्रोविंशियल इनकम टैक्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि रियल एस्टेट पे टैक्स, ये सब टैक्सेस और सर्विसेज टैक्स उनके पास हैं। सो टैक्स के निज़ाम में, पर ये होता क्यों नहीं है? देखें, ये होता इसलिए नहीं है, दूसरा कि आप अब भी रिलाई कर रहे हैं कि कोई फॉरेनर आएगा, किसी को हम मैकेंजी को देंगे, कोई बाहर से आएगा और हमारे मसाइल हल करेगा। डॉक्टर साहब, टैक्स कलेक्शन भी एक बहुत बड़ा मसला है। आज वजीर आज़म ने टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस लेते हुए चीफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और उनके साथ मुतल्लिका तमाम अफसरान को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दिया है। आप वजीर आज़म के इस एक्शन को कैसे देखते हैं? तकरीबन 2700 अरब रुपए के टैक्स केसेस मुख्तलिफ कानूनी फॉर्म्स पर इल्तवा का शिकार है। ये तो हाल है हमारे मुल्क का। तो देखिए ना, एक तो कमिश्नर्स अपील होते हैं, मेरे ख्याल है 30-35 हैं पाकिस्तान में। इनके पास बड़ी एक ज्यूरिसडिक्शन, जी 35 है। सो इनकी एक पहली ज्यूरिसडिक्शन, और 1100 अरब रुपए के टैक्स केस ज़ेर इल्तवा हैं अभी। दुरुस्त। सो ये तो और उनको सारे हम खत्म FBI करके के ट्रिब्यूनल्स ऑफिसर्स पे डाल जा रहे हैं। जी। सो एक ये फर्स्ट राइट ऑफ अपील होता है शादिया, और जो दूसरा राइट ऑफ अपील है वो होता है एपेलेट ट्राइब्यूनल। सो समझा ये जाता है कि जो एपेलेट ट्राइब्यूनल्स हैं वो ज्यादा इंडिपेंडेंट है। अब ये तो देखना पड़ेगा कि आप क्या ये हक छीनना चाहते हैं। बोथ जो अपील FBI भी कर सकता है कि डॉक्टर खाकान का जो टैक्स है हमें कबूल नहीं है और हम ये इसको इन्होंने दुरुस्त नहीं किया। सो ये राइट सिर्फ मेरे पास ही नहीं है, ये FBR के पास भी है। सो इसको अच्छी तरह देख लीजिए कि वाकई आप इसको डू अवे करना चाहते हैं। दूसरा ये कि ऑब्वियसली देखिए, पाकिस्तान में मैंने हमेशा कहा है शाजिया, आज भी मैं वही जुमला रिपीट कर, पाकिस्तान इज इन अ कॉम्पिटेंस क्राइसिस। आप जब तक कॉम्पिटेंट लोग इंडक्ट नहीं करेंगे सिस्टम में, और उनको मेरिट बेस्ड अपॉइंट नहीं करेंगे, और उनको टेन्योर अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। अगर आप ये सोचिए कि ये तो हम अभी कमिश्नर्स की गुफ्तगू कर रहे हैं, पिछले 6 साल में मेरे ख्याल है आपने 6 या 8 FBR के चेयरपर्सन चेंज किए हैं। पिछले 12 साल में शायद 15 FBR के चेयरपर्सन चेंज किए हैं। अगर एक इंसान को साल भी ऑन दी एवरेज नहीं मिल रहा, तो सर, FBR चेयरमैन की आप बात कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने कंटेनर्स ट्रैकिंग के ठेकों पर करप्शन पर FBR के करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, लेकिन केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस से सवाल उठाया कि क्या चेयरमैन FBR का काम सिर्फ करप्ट अफसरान का तहफ़्फ़ुज़ करना रह गया है? आप चीफ जस्टिस के सवाल और चेयरमैन FBR के कंडक्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इसको बड़ा क्लियरली इस तरह देखता हूँ कि वी हैव टू पुट कॉम्पिटेंट पीपल, बट देन वी हैव टू सेट टारगेट्स विद देम कि 3 साल में चेयरपर्सन FBR ने क्या डिलीवर करना है, और उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे डालें, और उसको थोड़ा सा एम्पावर भी करें, उसको कंफर्ट दें, उसको टीम बनाने दें, और उसके बाद उसको बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, होल्ड हिज फीट टू द फायर, जिसे उसको कहें कि अगर वो नहीं डिलीवर करता तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, वो खातून हो या मर्द हो, दोनों में से। डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू थिंक, पाकिस्तान को इस वक्त किस किस्म की टैक्स रिफॉर्म्स की जरूरत है? एंड यू थिंक FBR की डिजिटलाइजेशन और रीस्ट्रक्चर रिफॉर्म्स कितने जरूरी हैं? देखिए, डिजिटाइजेशन जो है वो तो एक पार्ट ऑफ द रिफॉर्म है, इसमें तो कोई डिसएग्री नहीं कर सकता कि आप चाहते हैं कि जो इंटरफेस है वो कम हो जाए बिटवीन द टैक्स पेयर एंड बिटवीन द टैक्स अथॉरिटीज। दुरुस्त आसानी पैदा हो जाए। डिजिटाइजेशन से असल मकसद जो है वो तो उसके बाद शुरू होगा। लोग जैसे समझते हैं कि कोई ये पनेशिया तो तब आएगा जब आप डिजिटाइज करके सारे डेटे को माइन करके ये बता सकेंगे कि शाजिया की क्या क्या ट्रैवल्स थी, उन ट्रैवल्स पे क्या उन्होंने जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर दिखाया है वो काफ़ी है, और क्या उनकी इनकम वाकई ये है या अदर इनकम्स हैं जो कि नहीं दिखाई दे रही। और फिर मैं आपको प्री पॉपुलेटेड टैक्स का नोटिस भेजूं और कहूं कि अब आप प्रूफ कीजिए कि आपकी जो टैक्स की फॉर्म है ये सही है कि नहीं है। दूसरा, टैक्स गैप हर जगह पे एग्जिस्ट करता है, सेल्स टैक्स में भी, सर्विसेज में भी, मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी एनफोर्समेंट में जाना है पाकिस्तान में। फिर एक टैक्स एग्जेम्पशंस हैं 2200 अरब रुपए की, ये IMF नहीं कह रहा, ये हम खुद कह रहे हैं पाकिस्तान का डेटा देख के। आप उनको उड़ाना शुरू कीजिए, ये उन मरात याफ्ता तबकात के पास हैं जिनसे ये कंसेशंस विड्रॉ होनी है। फिर आप ये एनालिसिस कीजिए कि एग्रीकल्चर प्रोविंसेस के पास, रियल एस्टेट प्रोविंसेस के पास, रिटेलर आपके पास, और सर्विसेज का जो टैक्स प्रोविंसेस के पास है, इससे आखिर आना क्या है, टैक्स पोटेंशियल क्या है, और क्या रिकवर कर रहे हैं आप। सो यू नीड अ रियली गुड थिंक टैंक विद इन FBR जो ये आपको करके दे रहा हो।
बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नजीब माहिर मुआशियात हमारे साथ थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नो डाउट के एफबीआर को टैक्स रिफॉर्म्स की शदीद ज़रूरत है। मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंडअप। सुनो राउंडअप में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 माह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश का सिलसिला जारी। गुज़श्ता हफ्ता वजारत दाखिला की जानिब से एक रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई, जिसमें इस बात का इंकशाफ किया गया कि एक्स की बंदिश का फैसला कौमी सलामती और अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियों की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने 17 फरवरी 2024 को एक्स की बंदिश के अहकाम जारी किए। एक्स पर बंदिश का मकसद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कानून के मुताबिक जिम्मेदाराना इस्तेमाल है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और ना ही पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी के मुहद्दे का शराकतदार, जबकि एक्स ने प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात की पासदारी भी नहीं की। हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात की पासदारी ना होने पर एक्स पर पाबंदी लगाना जरूरी था। वजारत दाखिला की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि FIA साइबर क्राइम विंग ने एक्स से चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अकाउंट्स पर पाबंदी की दरख्वास्त की थी, मगर एक्स हुकाम ने साइबर क्राइम विंग की दरख्वास्त को न सिर्फ नजरअंदाज किया बल्कि उसका कोई जवाब तक नहीं दिया। अदम तावन पर एक्स के खिलाफ रेगुलेटरी इकदामात बशमूल आर्जी बंदिश का जवाज है और हुकूमत के पास एक्स के आर्जी बंदिश के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक शिद्दत पसंदाना नजरियात और झूठी मालूमात की तरसील के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद शरपसंद अनासर की जानिब से अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने के लिए एक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अदम इस्तेकाम को फरोग देने के लिए एक्स को बतौर आला इस्तेमाल किया जा रहा है। टिकटॉक के पाकिस्तानी कानून की पासदारी के मुआहदे पर दस्तखत के बाद पाबंदी को खत्म कर दिया गया था। जमीनी हकायक ये बताते हैं कि एक्स की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट्स में मुकदमात ज़ेर समात हैं। एक्स की बंदिश के हवाले से इब्तदाई तौर पर हुकूमत की जानिब से मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई थी। हुकूमत वाज़ेह तौर पर बताने से कासिर थी कि एक्स को क्यों और किसके कहने पर बंद किया गया था, मगर वजारत दाखिला की मुफस्सिल रिपोर्ट ने न सिर्फ एक्स को बंद करने की जिम्मेदारी कबूल की बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी की वजूहात भी बयान कर दी गई हैं। एक तरफ वजारत दाखिला एक्स की बंदिश को आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी नहीं समझती, तो दूसरी जानिब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स ने एक्स पर अपने मुख्तसर बयान में कहा है कि वो हुकूमत पाकिस्तान के खदशात को समझने के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को जारी रखे हुए है। ताहम वजारत दाखिला की जानिब से एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त को खारिज करने की इस्तदा की गई है, मगर सवाल यह है कि क्या वाकई एक्स कौमी सलामती के लिए खतरा है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश से एक्स को रेगुलेट किया जा सकता है? सवाल तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कौमी सलामती की आड़ में आज़ादी इजहार को दबाने की कोशिश की जा रही है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फरिया अजीज। फरिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये बताइए, गुज़श्ता 2 माह से एक्स पर पाबंदी का सिलसिला जारी है। वजारत दाखिला की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल करवाई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्स पर बंदिश का फैसला कौमी सलामती और अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया है। आप एक्स पर पाबंदी के इस जवाब को कैसे देखती हैं? क्या वाकई एक्स कौमी सलामती के लिए खतरा है? देखिए, मेरी नजर में तो गैर कानूनी और गैर काम है। दूसरा ये कि जो उनके कोई जवाब ही नहीं, कानूनी जवाब बनता नहीं है, उनके इख्तियार है ही नहीं कि वो इस तरह फैसला ले सके। ये सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के आने के बाद PTA के डोमेन में आता है। अब पे भी बहुत तशवीश थी कि ये सेंसरशिप क्लॉज है जो सेक्शन 37 है, PTA को ये इख्तियारात दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ PTA ये कदम ले सकता है। लेकिन हमें पता है कि इसके एक सियासी वजह है जिसकी वजह से ये बंद किया गया है, कि खास तौर पे इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये चीजें हम देखते आए हैं कि एक रिहाई से ऊपर ये इसी तरह होता है। और जो जिन रूल्स का तस्करा किया है इस रिस्पांस में जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट को जमा कराए गए, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अभी भी चैलेंज है। वो जो कानून है उससे भी आगे जाते हैं और मुतसादिम है आइन और कानून से। और ये पहले ऑब्जर्वेशंस थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जो 2022 का ऑर्डर है, उसमें ये लिखा गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मुतसादिम है, इसलिए इसके रिव्यू होना चाहिए। आज तक रिव्यू नहीं हुआ। और ये PTI के दौरे हुकूमत में आई थी, उसके बाद PDM आई, अब नून लीग है, किसी ने ये नहीं किया कि इसके रिव्यू होना चाहिए।
अगर मुझे आप डेविल एडवोकेसी करने का मौका दें फरिया, तो एक काउंटर नैरेटिव भी है। वजारत दाखिला की जानिब से एक चार्जशीट दी गई है कि एक्स जो है वो शिदत पसंदाना नज़रियात के लिए यूज़ हो रहा था, फेक न्यूज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा था, शर पसंद अनासर की जानिब से अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने के लिए एक्स को इस्तेमाल किया जा रहा था, इससे अदम इस्तेहकाम को फ़रोग मिल रहा था, ये बतौर आला इस्तेमाल किया जा रहा था। आप इस चार्जशीट को कैसे देखती हैं? देखिए, ये जो इन्होंने जमा कराया है अपना रिस्पॉन्स, ये आखिरी चार्जशीट इन्हीं के खिलाफ है, क्योंकि ये एक्सपोज करती है कि किस तरह से ये जो गैर कानूनी गैर आईनी बातें हैं, वो एक तो इनका क्या अमल है, और दूसरा अगर ये तमाम मुतालबात इन्होंने किए हैं तो आपको फिर मुतालबात के कोई एविडेंस भी तो प्रोड्यूस करना होगा। एक चीज आपने नहीं, एक लिंक नहीं दिया, एक पोस्ट का हवाला नहीं दिया है, इस तरह से तो नहीं होता कि आप और देखें। लेकिन उन्होंने वो एक मिसाल दी चीफ जस्टिस की, उन्होंने कहा, रिपोर्ट में कहा है कि FIA साइबर क्राइम विंग ने एक्स से चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अकाउंट्स पर पाबंदी की दरख्वास्त की थी, मगर एक्स हुकाम ने साइबर क्राइम विंग की दरख्वास्त को न सिर्फ नजरअंदाज किया है बल्कि उसका कोई जवाब तक नहीं दिया। तो रियासत के लिए एक्स या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना, ये मुझे बताइए कितना जरूरी है? रेगुलेट करना कितना जरूरी है या उसको बंद कर देना चाहिए? देखें, जहां तक बात है सुप्रीम कोर्ट की बात है, और ये केस ऑलरेडी वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसके आज खुद नोटिस लिया था, तो ये भी इसके बारे में भी ये कहा गया है कि ये तो इनका अमल था, वो गैर कानूनी था, चाहे वो FIR के हद तक हो कि इस तरह से नोटिस भेजे, क्या कोई वारंट दिखाया है, कोई और कोर्ट ऑर्डर दिखाया है, कहाँ किस शिक का सहारा लेके ये रिपोर्ट किया जा रहा है, किस अख्तियार के तहत ये रिपोर्ट किया जा रहा है, ये चीजें माने रखती हैं जब आप रेगुलेशन की बात करते हैं, क्योंकि रेगुलेशन हवा में नहीं होती, रेगुलेशन किसी प्रोसेस के जरिए होती है, और वो अगर कोई शिक ही नहीं एग्जिस्ट करती और आप इस तरह से, और एक और चीज मैं कहूंगी कि आप गूगल की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट देखें और उसमें देखें कि किस तरह के मवाद ये रिपोर्ट करते हैं। तो पहली बात कि ये बहुत स्पेसिफिक होने की जरूरत है, और दूसरा कि ये इस तरह से कि कोर्ट के बारे में कह दिया, किसी स्टेट इंस्टीट्यूशन के बारे में कह दिया, ये लिबादा और के उसके बाद उसकी आड़ में आप सियासी गुफ्तगू को रोकते हैं, तो ये हमें सेपरेट करने की जरूरत है। ये और ज्यादा कंफ्यूजन फैला रहे हैं कि क्या, और ये क्या सिर्फ एक्स पे हो रहा है? अगर एक्स इतनी खतरनाक प्लेटफॉर्म है तो पहला सवाल तो ये कि हुकूमत क्यों इस्तेमाल कर रही है, उसके नुमाइंदे इस वक्त तक क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये फिर क्यों बताने से कासिर थे कि कोई रिस्ट्रिक्शन थी? इस तरह से नहीं हो सकता कि आप सीक्रेसी में ये चीजें करें। अगर तो पाबंदी लगानी थी और आपको लगता है कि ये कौमी सलामती का मसला है, तो ये तो पहले दिन क्यों नहीं कही गई बात? ये एक दो कोर्ट केसेस में गए चैलेंजेस, उसके बाद अब आप 2 महीने बाद ये तस्लीम कर रहे हैं और उस पर रीजंस दे रहे हैं, ये तो कानून में कोई गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, एक्स को बंद करने की टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का ख्याल है कि रियासत तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया पर गिरफ्त से घबरा गई है। एक्स पर पाबंदी का मकसद तहरीक इंसाफ के बयानियों को फैलने से रोकना है। क्या एक्स पर पाबंदी से तहरीक इंसाफ के बयानियों को रोका जा सकता है? और क्या यू थिंक दिस कुड बी द पॉलिटिकल नैरेटिव है कि दिस कुड बी द सोल रीजन? लेकिन टाइमिंग देखें तो जो कमिश्नर का बयान आया था उसके फौरन बाद ये एक्स पे बंदिश लग गई। और दूसरा जाहिर है कि जो इलेक्शन रिलेटेड इरेगुलरिटीज थी वो एक्स के जरिए उजागर की जा रही थी, और एक्स का इसलिए भी कि उसमें यूजर्स कम होंगे बनिस्बत फेसबुक, टिकटॉक वगैरह और प्लेटफॉर्म्स की मकबूलियत शायद कम है, लेकिन उसकी जो सियासी वैल्यू है कि बाहर ऑडियंस है, तमाम जो ऑडियंस है, हुकूमती एहलकार, इंटरनेशनल और लोकल मीडिया है, उस पे सियासतदान है दुनिया भर के, आपके थिंक टैंक्स हैं, तो इस वजह से जाहिर है कि चीजें उठाई जाती हैं। फिर आपके वेरीफाइड अकाउंट से आ रहे हैं, कैंडिडेट्स अपने फॉर्म्स पोस्ट कर रहे हैं कि ये हुआ या ये इलाके में ये हुआ, या बाकी सिटीजन्स भी कर रहे हैं कि हम पोलिंग स्टेशन ये चीज हमने देखी। तो जाहिर है कि इस बयानी को रोकने के लिए भी जो सबसे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था, उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन के आपने मुश्किल कर दिया। देखें, VPNs के जरिए इस्तेमाल तो करें, लेकिन VPNs की भी बंदिश शुरू हो गई थी, और फिर बहुत लोग ऐसे हैं जो VPNs नहीं इस्तेमाल करना जानते या वसाइल नहीं है कि वो पे करके अब VPNs इस्तेमाल करें, तो आपने तफरीक कर दिया माशरे को, जिनके पास वसाइल हैं और जिनके पास नॉलेज है और जिनके पास नहीं है। तो ये भी एक आपको देखना है कि बुनियादी हुकूक के नजरिए से कि क्या ये जायज है और ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पे कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। देखें, पहली चीज तो इदारों को
अपने हुदूद में के काम करना है वो नहीं करते। दूसरे जो सियासी पार्टीज हैं, और ये हम सारे सिर्फ रियासती इदारों के हवाले नहीं देखते, ये हम देखते हैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के हवाले से भी कि उनको भी कैसे निशाना बना सियासी पार्टीज। और ये मुतालबा 2020 में किया गया। 3 सहाफ़ियों ने एक स्टेटमेंट शाया की थी, उसके बाद एक दूसरी स्टेटमेंट आई थी कि उनको कैसे निशाना बनाया जाता है सियासी पार्टीज के तौर पे। उस वक्त ये एक प्रपोजल दिया गया था कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट पहले सियासी पार्टीज अपने ऊपर लागू करें और अपने वर्कर्स पे लागू करें, अपने मिनिस्टर्स पे लागू करें कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया पे इंटरैक्ट करते हैं, और जो आपके ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, और सिर्फ सियासी पार्टीज नहीं लेकिन हुकूमत के जो अकाउंट्स हैं वो किस तरीके से एंगेज करते हैं। टैक्स पेयर का पैसा इसमें नहीं जा सकता कि आप लोगों को निशाना बनाते फिरें, जो कि हमने देखा हुआ है जिस तरह की रिपोर्ट्स निकाली गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एग्जाम्पल सेटिंग करें ना, आप अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाएं, आप अपने पे लागू करें, अपने कारकुनों पे लागू करें, उसके बाद आप ये कहें कि सिटीजन्स को क्या कहना चाहिए। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिस्पॉन्स में मिनिस्ट्री इंटीरियर ने कहा कि सिटीजन्स को इनकरेज किया जाए कि वो आइन और कानून के दायरे में रहें। तो पहले तो आप और आइन और दायरे में रहें, उसके बाद किसी को आप ये कह सकते हैं, पहले अपनी इस्लाह कर लें। बिल्कुल सही फरिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। यकीनन सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन आज़ादी इजहार पर किसी किस्म की कदगन नहीं लगनी चाहिए। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।